हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग का एसएस का किताब बदल चुका है। पुरानी किताबें अब नहीं चलेंगी। हमने जो भी आपको पढ़ाया वो अब नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमें खेद है। हमारी भी मेहनत खराब गई और आपका भी। आपको मैं फिर से अब एसएस का पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पहले पाठ का नाम है आइए इतिहास को जानें। आपकी कक्षा 6 की पढ़ाई में सामाजिक विज्ञान के एक रसप्रद विषय इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज विज्ञान हमें मनुष्य के सामाजिक विश्व से परिचय यानी पहचान कराता है। वह भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों और संगठनों की जानकारी प्रदान करता है। इतिहास विषय के अलावा समाज विज्ञान हमको वर्तमान यानी अभी के समय की सामाजिक जीवन का परिचय कराता है, जबकि इतिहास मानव समाज के भूतकाल की जानकारी देता है, जिसकी सहायता से हम वर्तमान काल को जान सकते हैं। क्या हम भूतकाल के ज्ञान के बिना वर्तमान सामाजिक जीवन को समझ सकते हैं? मनुष्य ने जब अग्नि का प्रयोग प्रारंभ यानी शुरू नहीं किया था, तब उसका जीवन कैसा था? आप कल्पना करें कि मनुष्य खेतीबाड़ी, रास्ता, यातायात, मकान के बिना कैसे गुजारा कर रहे होंगे। इतिहास हमको मानव जीवन के ऐसे कई रसप्रद बिंदुओं की जानकारी देता है। इतिहास हमको भूतकाल के अलग ही जीवन की यात्रा कराता है। एक युग में से दूसरे और दूसरे में से तीसरे, इस प्रकार के अनेक युगों के मनुष्य जीवन के रीति रिवाज यानी परंपरा, मान्यताओं, उनके भोजन और पहनावे के बारे में जानकारी देता है। ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य संसार में आ गए हैं। कह रहे कि आपकी कक्षा 6 की पढ़ाई में सामाजिक विज्ञान के एक रसप्रद विषय इतिहास के बारे में हम जानकारी लेंगे। समाज विज्ञान हमें मनुष्य के सामाजिक विश्व से पहचान कराता है। वह भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों और संगठनों की ज्ञान यानी जानकारी प्रदान करता है। इतिहास विषय के अलावा समाज विज्ञान हमको वर्तमान यानी अभी के जीवन का परिचय कराता है, जबकि इतिहास मानव समाज के भूतकाल यानी बीते हुए समय की जानकारी देता है, जिसकी सहायता से हम अपने वर्तमान को जान सकते हैं। करें क्या हम भूतकाल के ज्ञान के बिना वर्तमान यानी अब के जीवन के विषय में जान सकते हैं? मनुष्य ने अग्नि का प्रयोग कब शुरू किया, उसका जीवन कैसा था? हम कल्पना कर सकते हैं कि मनुष्य ने किस तरह खेती बाड़ी किया, कैसे खेती बाड़ी, रास्ता, यातायात, मकान के बिना कैसा अपना जीवन बिताया होगा। इतिहास हमको मानव के जीवन के ऐसे कई रसप्रद मनोरंजक बिंदुओं से जुड़ी जानकारी देती है। इतिहास हमको भूतकाल के अलग ही जीवन की यात्रा कराता है, सफ़र कराता है। एक युग से दूसरे युग और दूसरे युग से तीसरे युग, ऐसे अनेक प्रकार के युगों के मनुष्य के जीवन के परंपरा, मान्यताओं, उनके भोजन, पहनावे के बारे में जानकारी यानी ज्ञान देता है, और ऐसा लगता है कि हम किसी अन्य संसार में आ गए हैं। आगे पढ़ते हैं। हमें भूतकाल के मानव समाज का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ऐसा विचार आपको आता होगा। इतिहास केवल भूतकाल के साथ ही नहीं जुड़ा है, वह वर्तमान समय की व्यवस्था के साथ कड़ी रूप से जुड़ा है। हमारे पूर्वज कैसे थे, वे कहाँ रहते थे, क्या भोजन करते थे, उनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना देकर इतिहास हमको मानव जीवन में आए बदलाव यानी परिवर्तन से परिचित यानी पहचान कराता है। कह रहे हैं कि हमें भूतकाल यानी बीते हुए समय के मानव के समाज का अध्ययन किस लिए करना चाहिए, ऐसा विचार मन में आता होगा कि उनके विषय में हमें क्यों जानना चाहिए। इतिहास केवल भूतकाल से ही नहीं जुड़ा है, वह अभी के समय की व्यवस्था के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे पूर्वज कैसे थे, वे कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, उनके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना देकर, उनके विषय में जानकारी देकर इतिहास हमको मानव जीवन में आए परिवर्तन से पहचान करवाता है। आगे पढ़ते हैं। इतिहास जानने के साधन यानी स्रोत।
चिंतन ने समाचार पत्र में पढ़ा, गुजरात के कच्छ में 4000 वर्ष प्राचीन शहर मिला है। उसको आश्चर्य हुआ, हम कैसे जान सकते हैं कि यह शहर 4000 वर्ष पुराना है? उसे किसने और कैसे बनाया होगा? वहाँ के लोग क्या खाना खाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे? कह रहे हैं कि इतिहास जानने के स्रोत यानी साधन जरिया क्या है, तो बता रहे हैं उसमें कि चिंतन ने समाचार पत्र में पढ़ा कि गुजरात के कच्छ में 4000 वर्ष पुराना शहर मिला है। तो यह जानकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि यह शहर 4000 वर्ष पुराना है, उसे किसने बनवाया, कैसे बनवाया होगा? वहाँ के लोग क्या खाना खाते रहे होंगे, कैसे कपड़े पहनते रहे होंगे? आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम इतिहास कैसे जान सकते हैं? इतिहास को जानने के लिए हमारे पास अलग अलग साधन यानी जरिया है, स्रोत है। पहला है ताड़पत्र और भोजपत्र। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन यानी पुराने समय में मनुष्य लिखने के लिए ताड़पत्र या भोजपत्र का उपयोग करते थे, जिसे हम हस्तलिपि कहते हैं। हस्तलिपि यानी हाथों से लिखा हुआ लिपि है। ताड़पत्र अर्थात ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हस्तप्रत, और भोजपत्र अर्थात हिमालय में मिलने वाले बुर्ज नाम के वृक्ष की पतली अंतरछाल के ऊपर लिखा हस्तप्रत होता है। ताड़ के पत्र और बुर्ज जैसे वृक्षों की छाल पर हाथों से लिखे हुए पत्रों से उनकी भाषा और जीवन जीने की प्रणाली यानी तरीका का ज्ञान यानी जानकारी मिलता है। ऐसी कई हस्तलिपि प्रत प्राप्त हुई है। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हस्तप्रत में से भारत के प्राचीन यानी पुराने युग यानी समय के मनुष्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। कह रहे पहला साधन है ताड़पत्र और भोजपत्र। पहले के समय में मनुष्य लिखने के लिए ताड़पत्र या भोजपत्र का प्रयोग करते थे, जिसे हम हस्तलिपि कहते हैं। ताड़पत्र अर्थात ताड़ वृक्ष के पत्तों पर लिखा हुआ हाथों से हस्तप्रत, और भोजपत्र अर्थात हिमालय में मिलने वाले भुर्ज नाम के वृक्ष के एक पतली अंतरछाल के ऊपर लिखा जाता था, जिसे हस्तप्रत कहते थे। ताड़ के पत्र और भुर्ज जैसे वृक्षों की छाल पर हाथों से लिखे हुए पत्रों से उनकी भाषा और उनके जीने का जो तरीका था उसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। और ऐसे कई हस्तलिपि प्राप्त हुई है, मिली है। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हस्तप्रत में से भारत के पुराने समय के मनुष्यों के बारे में हमको जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे भोजपत्र और ताड़पत्र का चित्र दिया गया है, कैसे लिपि लिखी जाती थी। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसी हस्तलिपियाँ मंदिरों और मठों में संरक्षित हैं यानी सुरक्षित हैं। उनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखावट है। कविता, नाटक, वार्ता और महाकाव्य भी ताड़पत्र और भोजपत्र पर मिलते हैं। ये पोथी यानी पुस्तक बड़ी पुस्तक के रूप में संरक्षित यानी सुरक्षित है, जिसमें धार्मिक विधि विधान, सामाजिक मान्यताएं, राजाओं की जीवन शैली यानी जीने का तरीका, विज्ञान, शिक्षा, दवाओं, प्राणियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। करें ऐसे जो लिपियाँ लिखी जाती थी, ये लिपियाँ मंदिरों और मठों में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। उनमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। कविता, नाटक, वार्ता और महाकाव्य भी ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखे हुए मिलते हैं, और ये पोथी सुरक्षित रूप से रखा गया है, जिसमें धार्मिक विधि विधान, सामाजिक मान्यताएं, राजाओं के जीने की तरीके, विज्ञान, शिक्षा, दवाओं के, प्राणियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा है अभिलेख। अभिलेख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। धातु और पत्थरों पर उकेरे या लिखे लेख को अभिलेख कहते हैं। उकेरना मतलब कि खुदाई करके लिखना। हम अभिलेखों में से इतिहास जान सकते हैं। राजा अपने आदेशों को शिलाओं पर उकेर कर, शिलाएं यानी पत्थरों पर
उकेर कर प्रजा के साथ संवाद यानी बात करते थे। प्राचीन भारत के कई राजाओं और रानियों ने अपने राज्य, विजय, धर्म और संस्कृति की ऐसी जानकारियाँ अभिलेखों पर अंकित यानी लिखवाई है, खुदवाई करवाई थी। शिलालेख और अभिलेख पर लिखी बातें लंबे समय तक बनी रहती है। अशोक के शिलालेख अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। करें धातु और पत्थरों पर खुदाई करके या लिखे लेखों को अभिलेख कहते हैं। हम अभिलेखों में से इतिहास के बारे में जान सकते हैं। राजा अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदाकर प्रजा के साथ बात करते थे। प्राचीन यानी पुराने भारत के कई राजाओं और रानियों ने अपने राज्य, विजय, धर्म और संस्कृति की ऐसी जानकारियाँ अभिलेखों पर खुदाई करके अंकित करवाई है, लिखवाई थीं। शिलालेख और अभिलेख पर लिखी बातें बहुत समय तक बनी रहती हैं। जैसे अशोक के शिलालेख अत्यधिक प्रसिद्ध यानी विख्यात हैं। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है ताम्रपत्र। तांबे की चद्दर पर जो उकेर कर यानी खुदाई कर लिखा जाता है, उस लिखावट को ताम्रपत्र कहते हैं। कई राजाओं ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और दान देने की जानकारी ताम्रपत्रों पर अंकित करवाई थी यानी लिखवाई थी। गुजरात में ऐसे ताम्रपत्र अधिक संख्या में मिलते हैं। उनमें से राजा का नाम, उनका धर्म, प्रशासनिक व्यवस्था और दान धर्म की जानकारी मिलती है। ऐसे ताम्रपत्र पाटण के हेमचंद्राय लाइब्रेरी उत्तर गुजरात में है, जहाँ पर अहमदाबाद LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, नौरंगपुरा भोज अध्ययन अनुसंधान विद्या भवन, अहमदाबाद श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा गांधीनगर में संरक्षित है। करें कि ताम्रपत्र यानी तांबे की चद्दर पर जो उकेर कर लिखा जाता है, उस लिखावट को ताम्रपत्र कहते हैं। कई राजाओं ने अपनी प्रशासन यानी अपने शासन की व्यवस्था के बारे में और दान देने की जानकारी ताम्रपत्रों पर खुदाई करके लिखवाई थी। गुजरात में ऐसे ताम्रपत्र अधिक संख्या में मिलते हैं। उनमें से राजा का नाम, उनका धर्म, उनके राज्य की व्यवस्था और दान धर्म की जानकारी मिलती है। ऐसे ताम्रपत्र पाटण के हेमचंद्राय लाइब्रेरी जो उत्तर गुजरात में है, अहमदाबाद LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी नौरंगपुरा में है, भोज अध्ययन और अनुसंधान विद्या भवन, अहमदाबाद श्री महावीर जैन आराधना केंद्र, कोबा गांधीनगर में संरक्षित यानी सुरक्षित है। आगे पढ़ते हैं। सिक्का भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन यानी जरिया है। सिक्कों पर राजा का नाम, उनका धर्म, संस्कृति और उसके समय की जानकारी मिलती है। भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्क सिक्के मिलते हैं, जो सबसे प्राचीन यानी पुराने सिक्के हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीक राजाओं, मौर्य काल और गुप्त युग के कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्के उस राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देते हैं। करें और चौथा जरिया है सिक्का। सिक्का भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन जरिया है। सिक्कों पर राजा का नाम, उनका धर्म, संस्कृति और उनके समय की जानकारी मिलती है। भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं, जो सबसे पुराने सिक्के हैं। उसके अलावा ग्रीक राजाओं, मौर्य काल यानी मौर्य वंश के समय में और गुप्त युग के समय कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्के उस राज्य के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे है पंचमार्क सिक्का। पंचमार्क सिक्का क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों आप लोग चित्र में देख भी रहे होंगे, छपा है सिक्के। पंचमार्क सिक्का देखिए यहाँ पे चित्र दिया है। धातु के टुकड़े के ऊपर छाप बनाने के लिए साँचे में रखकर बनाए गए सिक्के को पंचमार्क सिक्कों के रूप में जाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं।
इतिहास के अध्ययनकर्ता, पुरातत्वविद, इतिहासकार और यात्री, इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं कि इतिहास का इतिहास के बारे में जानने वाले, जानकारी प्राप्त करने वाले पुरातत्वविद, इतिहासकार और यात्री के बारे में। इतिहास अर्थात मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान यानी खोज करके जानकारी देते हैं। वे प्राचीन यानी पुराने स्थानों पर जाकर उत्खनन यानी खुदाई करके मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार, भोजन के नमूने, मनुष्यों और प्राणियों की हड्डी को खोजकर उस पर शोध यानी खोज प्रयोग करते हैं। उस समय के मनुष्यों की संस्कृति में हमें अवगत यानी परिचय कराते हैं। इतिहासकार अर्थात मानव समाज का भूतकाल यानी बीते हुए समय के बारे में जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान यानी खोज करके जानकारी देते हैं। वे पुराने जगहों पर जाकर खुदाई करके मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार और भोजन के नमूने, मनुष्य और प्राणियों की हड्डी को खोजकर उस पर प्रयोग करते हैं और उस समय के मनुष्यों की संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं, परिचय कराते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन काल से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहा है यानी आता जाता रहता है। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की विशेषताएं यानी खासियत के बारे में लिखते थे। ऐसे यात्रियों के यात्रा वर्णन से हम उस देश का इतिहास और संस्कृति जान सकते हैं। उनमें मेगस्थनीज, प्लिनी, फाहियान, ह्वेनसांग जैसे यात्री शामिल हैं। पुराने समय में मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहता था, सफ़र करता रहता था। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की शैली क्या है, विशेषताएं क्या है, उसके बारे में लिखते थे और ऐसे यात्री के यात्रा वर्णन से हम उस देश का इतिहास और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। उन यात्रियों में मेगस्थनीज, प्लिनी, फाहियान, ह्वेनसांग जैसे यात्री शामिल यानी मौजूद हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसंधान यानी खोज से हमें उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता का दर्शन होता है। भारत में आज से 4500 वर्ष पहले अनेक शहर वजूद में थे। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले कई शहर विकसित हुए, उसे भी जान सकते हैं। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के खोज से हमें उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता के विषय में जानकारी मिलता है। भारत में आज से 4500 वर्ष पहले अनेक शहर अस्तित्व में थे यानी वहाँ पे मौजूद थे। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले कई शहर विकसित हुए और उससे भी जान सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इन सभी साधनों से उस समय के मानव समाज के रीति रिवाज यानी परंपरा, भोजन, पोशाक यानी खाना और वस्त्र और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के अनेक शहरों और गांवों की खोज कर उन्होंने हमें कपास, जौ, गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की जानकारी दी है। इस सभी साधनों से उस समय के मानव समाज यानी उस समय के व्यक्तियों का जीवन कैसा था, उनकी परंपरा कैसी थी, उनका भोजन कैसा था, वस्त्र कैसे पहनते थे और उनकी टेक्नोलॉजी और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। भारत के अनेक शहरों और गांवों की खोज कर उन्होंने हमें कपास, जिसे रुई कहते हैं, जौ, गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की भी जानकारी दी है। आगे पढ़ते हैं। इतिहासकार भूतकाल का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं। वे प्राप्त साधनों का वर्गीकरण यानी बंटवारा करके अनुसंधान करते हैं। हस्तप्रत दस्तावेजों,
अभिलेखों में से सूचना एकत्र करते हैं, बाद में योग्य रूप से उसका लेखन करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार भूतकाल को हमारे सामने जीवंत करते हैं। करें इतिहासकार भूतकाल यानी बीते हुए समय का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं, उसके बारे में विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान हैं। वे प्राप्त साधनों का अलग अलग बंटवारा करके अनुसंधान करते हैं, उस पर खोज करते हैं और हस्तप्रत यानी हाथों द्वारा लिखे दस्तावेजों अभिलेखों में से सूचना एकत्र करके इकट्ठा करके बाद में जो ठीक रहता है उसका लेखन करते हैं। पुरातत्वविद और इतिहासकार भूतकाल को हमारे सामने जैसे लगता है जीवंत कर देते हैं, जैसे लगता है अभी वो घटना घट रही है, ऐसे हम आँखों देख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। भूमि का नाम। हम अपने देश को दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत। इंडिया शब्द इंडस और पर से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से परिचित थे। वे आज से 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों के संपर्क में थे यानी जुड़े हुए थे। ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंडोस और ग्रीस के लोग इंडस कहते थे। वे इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया के नाम से पहचानते थे। कह रहे हैं कि हम अपने देश को दो नामों से जानते हैं, पहला इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया शब्द इंडस पर से आया हुआ, उसी पर से नाम ये पड़ा, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। पुराने समय में ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से परिचित थे, पहचानते थे उसको। वे आज से 2500 साल पहले इन क्षेत्रों के से जुड़े हुए थे। ईरानी लोग सिंधु नदी को इंडोस और ग्रीस के लोग इंडस कहते थे। वे इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया नाम से जानते थे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। भारत नाम ऋग्वेद में से हमें ज्ञात होता है। भरत नाम का मानव समूह उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसा। उनके नाम पर से हमारा देश भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख यानी वर्णन संस्कृत की आरंभिक यानी शुरुआत की लिखे गए कृति यानी लिखे गए ऋग्वेद में मिलता है। कह रहे हैं भारत नाम ऋग्वेद में से हमें जानकारी मिलती है। भरत नाम का मानव समूह यानी मानव जाति दल उत्तर पश्चिम भारत में आकर बसा। उनके नाम पर से ही हमारे देश भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का वर्णन संस्कृत की शुरुआत की लिखे गए ऋग्वेद में से मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। वर्ष क्रम। इतिहास में समय का अधिक महत्व है। घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। हम समय को तारीख, मास यानी महीना और वर्ष यानी साल के साथ संबद्ध कर यानी जोड़कर समझते हैं। जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार। इसी क्रम में समय की व्यवस्था ईसाई धर्म के स्थापक ईसाई मसीह के जन्म के साथ जुड़ी है। हमें इसे ईसवी सन कहते हैं। अंग्रेजी में एडी यानी एनोन डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को कहा जाता है। कह रहे हैं कि उदाहरण स्वरूप ईसवी सन 2000 अर्थात ईसा के जन्म के बाद 2000 वर्ष। ऐसे ही ईसवी सन पूर्व BC बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले, उदाहरण स्वरूप ईसा सन पूर्व 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का 2000 वर्ष। और इसमें बता रहे हैं कि इतिहास में समय का बहुत महत्व है। अगर कोई घटनाएं घट गई तो उस घटना के समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। हम समय को तारीख, महीने और साल के साथ जोड़कर समझते हैं। जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार। अब इसी क्रम में समय की व्यवस्था ईसाई धर्म के स्थापक ईसाई मसीह के जन्म के साथ जुड़ी है। हम इसे ईसवी सन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी अर्थात
ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप ईसा सन 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद 2000 वर्ष। ऐसे ईसवी सन पूर्व यानी कि BC बिफोर क्रिस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले। उदाहरण स्वरूप लेते हैं ईसवी सन पूर्व यानी पहले 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले का 2000 वर्ष। आगे पढ़ रहे हैं ईसा सन पूर्व BC यानी पहले, ईसा सन AD यानी एनो डोमिनी। चलिए पढ़ते हैं, जैसे 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। 5वीं शताब्दी, चौथी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी। ये पहले का। बाद का पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी और पाँचवीं शताब्दी। ईसा मसीह का जन्म, ये ईसा मसीह के जन्म का पहले का और ईसा मसीह के जन्म के बाद का। आगे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में ईसवी सन पूर्व और ईसवी सन को समझाती समय रेखा करें। कई बार वर्ष क्रम को AD के बदले में CE और BC के बदले में BCE लिखा जाता है। अर्थात यहाँ पे दिया है मतलब EC अर्थात कॉमन इरा यानी सामान्य या साधारण युग, जबकि BC अर्थात बिफोर कॉमन इरा यानी साधारण या सामान्य या साधारण युग के पूर्व यानी पहले। ईसाई धर्म विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ा होने के कारण अनेक राष्ट्रों की तरह हमारे भारत में भी इस वर्ष क्रम का उपयोग किया जाता है। कई बार BP अर्थात बिफोर प्रेजेंट या शब्द का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं कि कई बार वर्ष क्रम को AD के बदले में CE और BC के बदले में BCE लिखा जाता है। जैसे EC का मतलब CE का मतलब बताए कॉमन इरा यानी सामान्य या साधारण युग, जबकि BCE अर्थात बिफोर यानी पहले, कॉमन इरा यानी सामान्य या साधारण युग के पहले। ईसाई धर्म विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ा होने के कारण अनेक देशों की तरह हमारे भारत में भी इस वर्ष क्रम का उपयोग किया जाता है और कई बार BP अर्थात बिफोर प्रेजेंट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आइए पढ़ते हैं इतना जाने। BC यानी बिफोर क्रिस्ट, AD यानी एनो और डोमिनी, ये दो शब्द मूलतः ग्रीक शब्द है जिनका अर्थ है इन द ईयर ऑफ गॉड, भगवान के समय वर्ष का होता है। उदाहरण स्वरूप AD 2018। कह रहे हैं कि BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, AD का मतलब होता है एनो और डोमिनी, ये दोनों शब्द मूलतः ग्रीक शब्द है जिनका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ गॉड यानी भगवान के समय वर्ष का होता है। उदाहरण के लिए दिया भी गया है AD 2018। आगे है शिलालेख, पत्थर के ऊपर उकेर कर लिखे गए लेख शिलालेख बोलते हैं। जो पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिखा जाता है ऐसे लेख को शिलालेख कहते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है और इस पाठ को आप लोग 1 से 2 बार सुनिएगा ध्यान से, और इससे संबंधित प्रश्न जो है उसको मैं बाद में आप लोग को लिखने के लिए दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।